हमारी प्रयागराज प्रीतम नगर में अभी हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे ब्रजमोहन सिंह, जो अपनी एक अलग पहचान अधिवक्ता में बना चुके हैं। एसीए का सबसे बड़ा चुनाव भी लड़ चुके हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा और आज मीटिंग हुई, मीटिंग बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया। सर क्या नाम पड़ेगा सर आपको? मेरा नाम एडवोकेट ब्रजमोहन सिंह और मुझे ज़्यादातर लोग BN सिंह के नाम से जानते हैं और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का राष्ट्रीय सदस्य। सर ये जो मीटिंग हुई क्या दिशा निर्देश, क्या लोगों को क्या संदेश दिए आप सर? अच्छे कि 11 जुलाई को लखनऊ में हमारे संगठन की स्टेट मीटिंग होने जा रही है और स्टेट मीटिंग में क्योंकि पूरे प्रदेश भर से लोग आने हैं तो हमारे जो ज़िले प्रयागराज की जो टीम है उन्होंने कहा कि सर एक छोटी सी कार्यकर्ता बैठक भी यहाँ बुलाई जाए प्रयागराज में इलाहाबाद में। तो उसी के चलते हुए कि ज़िले के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता साथी हैं उनको आज खास तौर से बुलाया गया था और उन्हें बुलाया इसलिए गया था क्योंकि जो लखनऊ में 11 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है खास तौर से वहाँ उन्हें आमंत्रित किया गया था चलने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बहुत सारे नए अधिवक्ता साथी थे उन्हें भी इस बारे में बताया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जो कार्य कर रहा है उस कार्य को करने के लिए हमारे नए अधिवक्ताओं को खास तौर से ज़रूरी है संगठन में जुड़ना और जुड़कर वो कैसे कार्य कर सकते हैं इस सारे विषय में उनको जानकारी दी गई है और ज़्यादातर लोगों ने वहाँ लखनऊ में चलने की सहमति जताई है जिससे कि वहाँ विस्तार से उनको इस बारे में बताया। लोगों ने एक और नया अभी अभियान शुरू किया है जो हमारे विधि के छात्र हैं क्योंकि आने वाले भविष्य में वही अधिवक्ता होंगे तो विधि छात्रों को लेकर भी हम लोग गंभीर हैं। तो विधि छात्र भी यहाँ आज मीटिंग में आए थे, उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया है क्योंकि एक सहयोगियों के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के साथ में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ भी कार्य कर रहा है। तो तमाम विधि छात्र भी यहाँ आज आए थे और उनको भी आमंत्रित किया है कि वो इस अभियान में शामिल होने के लिए 11 जुलाई को वहाँ स्टेट मीटिंग में उपस्थित हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो मैं एक ही बात कहूँगा, किसी भी देश का विकास या समाज का विकास केवल और केवल देश की शिक्षा व्यवस्था पर टिका होता है। वर्तमान में भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप जानते हैं कि तमाम हमारे छात्र दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से आंदोलन कर रहे हैं। आप जानते हैं आए दिन किसी ना किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है जो कि केवल छात्रों की समस्या नहीं है, मैं समझता हूँ ये देश की समस्या है क्योंकि यदि कोई भी छात्र साल 2 साल 3 साल तैयारी कर रहा है गंभीरता से सारी चीज़ों को छोड़कर और जब ये पेपर लीक या अन्य समस्याएं जब पैदा होती हैं तो केवल वो बच्चा पीड़ित नहीं होता है, पूरी फैमिली और समाज पीड़ित होता है। इसके लिए देश शर्मसार होता है। देश शर्मसार होता है इसके लिए एक आदमी जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ जो व्यवस्था में हैं, जो शासन में हैं, जो हुकूमत में हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अगर वो जिम्मेदारी अगर ये नहीं लेते हैं इसका मतलब वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और देश में फिर जिम्मेदारी अगर लेना नहीं चाहते हैं तो फिर पद पर बने रहने की उनकी कोई भी नैतिक वो नहीं बनती है कि वो बने नैतिकता। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा शिक्षा को लेकर बहुत स्थिति इस समय गंभीर है और जिस तरह से छात्रों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं छात्रों को लेकर एक स्पष्ट पॉलिसी बननी चाहिए और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर गंभीरता से सरकार को कार्य करना चाहिए। जातिगत राजनीति कब तक होती रहेगी सर? देखिए, जातिगत राजनीति करने के लिए वो समाज पीड़ित नहीं है जो इस जाति व्यवस्था से पीड़ित है। जातिगत राजनीति के लिए केवल एक आदमी जिम्मेदार है जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है। जो लोग जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जिनके बाप दादे पुरखों ने जाति व्यवस्था को बनाया और जाति व्यवस्था का महिमा मंडन किया और आज भी वो लोग जिम्मेदार हैं जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ का सम्मान करते हैं और उसके संरक्षण में खड़े होते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। SC समाज का व्यक्ति, ST समाज का व्यक्ति, अदर बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति वो जाति पैदा नहीं किया है, जाति पीड़ित व्यक्ति है। इसलिए उनको ये कहना कि जाति से पीड़ित समाज है इतना तो सही है, लेकिन जाति राजनीति के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वो समाज जिम्मेदार है जिन्होंने जाति बनाई और आज तक जाति का महिमा मंडन करते हैं और जाति को खत्म करने के लिए उनका कोई अभियान नहीं है। इसलिए वो लोग जिम्मेदार हैं इस जातिगत व्यवस्था के लिए और जाति की राजनीति के लिए। रोजगार की व्यवस्थाएं के लिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार की व्यवस्था तो आप जानते हो देश भर में अगर मैं नाम लूंगा तो लोग कहेंगे साहब मोदी का विरोध कर रहे हैं। उसने कहा था कि हर साल 1 करोड़ नौकरी देगा, 2 करोड़ नौकरी देगा। नौकरी 1 करोड़ 2 करोड़ तो तब देगा कि जो एक्ट के अंदर रूल्स के अंदर जो वैकेंसीज हैं, स्ट्रेंथ हैं, वही खाली पड़ी हुई है। जितनी वैकेंसीज है उन्हीं को नहीं भरा जा रहा है।
जब जितनी स्ट्रेंथ है उसी को नहीं भरा जा रहा है, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां तो तब देते हैं ना जब नई से वैकेंसीज को क्रिएट करते। नई वैकेंसी क्रिएट नहीं किया, पुरानी वैकेंसीज को आप भर नहीं रहे हो, बल्कि उन्हें खत्म कर कर लोगों को आप बधुआ मजदूर बनाने की पॉलिसी पर काम कर रहे हो और उनको आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख रहे हो। सीधा सा मतलब है आप सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हो और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखने का मतलब है बधुआ मजदूर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसलिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा लोगों को, नवयुवकों को गुलाम बनाने की व्यवस्था पर काम होगा। अभी राम मंदिर में सर चोरी हुई, सर इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये राम मंदिर की चोरी के बारे में तो बहुत गंभीर विषय है और गंभीर विषय पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी ना करके 2 बात जरूर कहूँगा। 2 बात ये कहूँगा, जहाँ तक कानून की मुझे जानकारी है, पता नहीं कौन सी SIT बना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना FIR लॉन्च किए। अब पता नहीं कितना कानून वो जानते हैं और कितने उनके सलाहकार जानते हैं, पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है, जांच बिना गिरफ्तारी के नहीं होती, रिकवरी बिना गिरफ्तारी के नहीं होती, और जो पद पर बने हुए हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जब ट्रस्टी गिरफ्तार नहीं हुआ, जिम्मेदार गिरफ्तार नहीं हुआ, तो रिकवरी के बारे में और सही जांच होने के बारे में बकवास है। इसका सीधा सा मतलब है, एक कहावत है समाज में, कौन सी, चोरों की पंचायत में चोर ही सरपंच। चोरों की पंचायत में चोर ही सरपंच कहने का मतलब है केवल मामले को रफा दफा करने की योजना पर काम चल रहा है, बाकी कोई सच्चाई की खोज नहीं चल रही है। और निश्चित रूप से देश के करोड़ों लोगों की आस्था को गंभीर ठेस पहुंचाने के साथ साथ देश में जो आस्था है भगवान के प्रति, उस आस्था को कुचलने का काम किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, जो कि निश्चित रूप से निंदनीय है। अम्बेडकर को लेकर राजनीति कब तक होती रहेगी सर? अम्बेडकर राजनीति के साधन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश के मसीहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति के व्यक्ति नहीं हैं, मैं कहूँगा देश के निर्माता। डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर राजनीति होती रहेगी, इसके बारे में मैंने आपको एक बात और कहनी है। डॉक्टर अम्बेडकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के निर्माता होने के साथ साथ उन करोड़ों लोगों के मसीहा हैं जिनको देश में अस्तित्व ही नहीं था, और उन करोड़ों लोगों के लिए जिनका अस्तित्व नहीं था, उनको आज भारत के संविधान की वजह से अस्तित्व मिला है। तो निश्चित रूप से भारत की वो नींव है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तक सिलेबस तार्किक नहीं होगा, समाज विकास का नहीं होगा, तब तक बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल नहीं सकती। नंबर 1। नंबर 2, हम स्कूल में जिस शिक्षक को रखे हैं उसकी मानसिकता जातिवादी अगर है, अगर आपके स्टाफ की मानसिकता जातिवादी है, अगर उनकी मानसिकता जातिवाद के विरोध में नहीं है, तो निश्चित रूप से जो जातीय समाज, जातिवाद से पीड़ित समाज है, वो उसके विरोध में कभी खड़े होने लायक बच्चे नहीं बनेंगे, ना उनको पढ़ा पाएगा। तो शिक्षा के बारे में सीधी सी बात है, सरकार की पॉलिसी और सरकार के द्वारा दिया गया सिस्टम, ये 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं। अगर ये 3 चीजें बेहतरीन होंगी तो हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया वैसे ही बनेगा जैसे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के जमाने में हमारा देश
विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि शिक्षा बेहतरीन लेवल की थी। आप इस लेवल की शिक्षा दो, निश्चित रूप से हमारे बच्चे बेहतरीन हैं और बढ़िया बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप हमारे मोहल्ले में ले आइएगा गणपति आवास में, तो वो नगर निगम में ही आता है, तो उनको पता चल जाएगा कि स्मार्ट सिटी में कितने गड्ढे हैं, कहाँ का पानी भरा हुआ है और कहाँ कहाँ नाली खुली हुई है, कहाँ कहाँ नालियों में कीचड़ जमा है। स्मार्ट सिटी का दिव्य दर्शन उन्हें, अगर वो हमें 10 मिनट दे देंगे तो 10 मिनट पे ज़्यादा नहीं, हम तो 20 जगह उन्हें ऐसी दिखा देंगे कि स्मार्ट सिटी और उनके बयान की क्या हालत है। और दूसरा हमारा सवाल है, जिले में तमाम अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उनका एक ऐसा कहना है कि गुंडे अपराध करना छोड़ दें, नहीं तो प्रदेश छोड़ देंगे। ये सब बकवास की बात है। जिन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं आता वो इस तरह के भाषणबाजी करते रहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भाषण करने से फिलहाल हम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि चाहे अनचाहे वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाषण करने की उन्हें छूट है। लेकिन ये बात भी सत्य है, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका कितना कंट्रोल है इसका सीधा सा उदाहरण अभी बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की हमारी छोटी बहन जागृति शुक्ला की हत्या कर दी गई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, नेग्लिजेंसी नहीं थी केवल, आप जानबूझकर 3 घंटे 4 घंटे अगर किसी मरीज को इलाज नहीं दोगे तो उसकी मौत नहीं होगी तो क्या होगी, इसको हत्या ही कहते हैं। और हत्या करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने ना तो अभी तक कोई FIR करवाई, ना ही उनके खिलाफ में कोई जांच करवाई, ना ही उनके खिलाफ में कोई अभी गिरफ्तारी हुई, ना ही उनके खिलाफ कोई अभी कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा जो हमारी बहन जागृति शुक्ला की हत्या की गई है, उनके परिवार को अभी तक कोई भी ऐसी राहत राशि आर्थिक मदद नहीं की गई है जिसके लिए वो जिम्मेदार है। तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर, मैंने अधिवक्ताओं के बारे में बता दिया। तो ये सारी हवाई बातें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, वो अपना ढोल पीटना चाहते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बताना चाहते हैं, तो बताते रहें, लेकिन जनता हकीकत को जानती है कि वास्तव में स्थिति क्या है। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, इसमें क्या कहना है? वही मैंने कहा, वो बेटी तो है, शादीशुदा नहीं थी बेचारी जागृति, बेटी है, काबिल वकील थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस बेटी की जब ये हालत कर दिया, बेटी को कहाँ बचाया? अरे हॉस्पिटल में बेटी को नहीं बचा रहे हो, हॉस्पिटल में बेटी को बंधक बना लिया, तमाम और अधिवक्ताओं को बंधक बना लिया। जब वकीलों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है, वो अधिवक्ता बेटी की उस बेटी के साथ स्थिति है, तो भाषणबाजी है केवल मुख्यमंत्री की। वो उनको एक चीज़ आती है, कौन सी आती है? जब कभी हमारा कोई त्यौहार आता है, छोटी छोटी बच्चियों के पैर पर तिलक लगाता है और पूजा के 2 फूल रखा, वो ड्रामा करना उनको आता है। कभी आपने कभी किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते देखा उन्हें? कभी किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते देखा आपने? कभी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए देखा? अरे जिससे पढ़ाने का कोई लेना देना नहीं है, वो पढ़ाते कैसे दिखेगा? उनका पुराना धंधा था, वो अपने गोरखपुर में जहाँ पर वो पीठाधीश्वर थे, धंधा था कौन सा? पूजा पाठ करना, फूल रखना, ये करना, वो यही जानते हैं। इसीलिए बच्चों के साथ ये कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं वो यही काम करते हैं, बाकी पढ़ाने लिखाने का वो क्या जाने बेचारे, इसलिए उनको कोई लेना देना है नहीं। एडवोकेट BN सिंह।